नमस्कार। आज मैं आपके पास इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रिवाइज कराने आया हूँ सीए इंटर अकाउंट्स, जो पेपर नंबर 1 है हमारे पास ये इंटर के अंदर, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पैरा नंबर्स। तो जैसे हम क्लास में भी हमेशा ये बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो वैसे ही पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज कैरी करते हैं 20 to 25 मार्क्स की इन द एग्जाम्स। वहाँ पर आपके पास पैरा नंबर भी याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। सो हम क्लास के अंदर याद भी करते हैं उन चीज़ों को। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वही पैरा नंबर्स एक बार के लिए रिवाइज कराने के लिए ये जो फाइल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है यहाँ पर, ये आप स्टूडेंट्स अपने पास, चाहे आप वीडियो को सुनते सुनते अपने पास रोक के अपने पास ड्रॉ कर लेना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये फाइल जो है वीडियो के लिंक में ही आपके पास जो पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जी इस फाइल को, ठीक है ना, ताकि आप अपने पास लास्ट डे पे इसे रिवाइज कर सके। इन ग्रुप 1 सीए इंटर अकाउंट्स हमारे पास टोटल में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करे हैं, जिसके हमारे को पैरा नंबर जो है वो याद रखने फॉर अवर एग्जामिनेशन, ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है जी। सो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज एएस नंबर 3 एंड एएस नंबर 10, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वहां पर एज सच हमें कोई अलग से कोई पैरा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है जी। सो सबसे पहले मैं अपना शुरू करता हूं, जो मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम, वहां पे कौन सा पैरा नंबर है, उसकी एप्लीकेबल प्रोविजन, हम ऑब्वियसली साथ साथ प्रोविजन को भी रिवाइज करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले जो है एएस नंबर 1 है, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यहां पर आपको याद रखना है जी पैरा नंबर जो 10 है, पैरा नंबर 10 इज अबाउट स्टूडेंट दी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जामिनेशंस, और वो कौन सी 3 एग्जामिनेशंस है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। देन हमारे पास अगला आता है जी एएस नंबर 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यहां पर 2 पैरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में भी बार बार याद करते हैं, दैट इज एक आता है बेटा पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 इज द मेन क्रक्स। वो क्या बताता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे, और एनआरवी का मतलब है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। अगला हमारे पास आता है पैरा नंबर 24, जो एप्लीकेबल है रॉ मटेरियल और अदर सप्लाईज पे। जहां पर हमने क्या सीखते हैं कि अगर जो फिनिश गुड है उसका सेलिंग प्राइस जो है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा या बराबर है, तो रॉ मटेरियल के केस में लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कल को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तो बनाएंगे। सो वहां पे कंजर्वेटिज्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप रॉ मटेरियल को किस पे ही वैल्यू करो, कॉस्ट पे ही वैल्यू करो। और आपके पास अगर सेलिंग प्राइस कम है तो उस केस में अगर रॉ मटेरियल का लॉस आ रहा है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो अपने पास, तो कंजर्वेटिज्म अप्लाई करो, तो वहां पर रॉ मटेरियल को वैल्यू करो एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। मेन चीज क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का उसकी कॉस्ट से ज्यादा या बराबर है तो रॉ मटेरियल यूज करा ही जाएगा फिनिश गुड्स को बनाने में, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर रॉ मटेरियल का लॉस बुक करने का कोई फायदा नहीं है, उस केस में रॉ मटेरियल को किस पे दिखाओगे आप, कॉस्ट पे दिखाओगे। देन अगला आता है हमारे पास एएस नंबर 11, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। वहां पे 1 इज योर पैरा नंबर 13 स्टूडेंट। पैरा नंबर 13 आपका मेन करक्स रहता है, दैट इज कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस आपके पास आ रहे हैं, जो आप मॉनिटरी आइटम्स वगैरह की कन्वर्जन कर रहे हो लास्ट डे का रेट लेके एज कंपेयर टू द स्पॉट रेट, वो डिफरेंसेस कहाँ जाएंगे हमारे पास, पीएनएल अकाउंट में। सो एक्सचेंज डिफरेंस को हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। और एक अगला आता है हमारे पास पैरा 46 एंड 46A, जो कि आपके पास एक ऑप्शनल रहता है। हम यहाँ पे बात करते थे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम में, तो यहाँ पर हमने सीखा था कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम क्या है, जो पेबल रिसेबल 1 साल के बाद है, उस केस में अगर वो डिफरेंस जो रिलेटेड टू आपके पास डेप्रीशिएबल एसेट है, तो उस केस के अंदर आप उस केस में वो जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसे एसेट की कॉस्ट में ही ऐड या लेस कर देंगे। सो ऐड या डिडक्ट टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। पर अगर कोई और केस है, अदर केसेस है, तो वहां पे आप उसे एक्यूमुलेट कर देंगे FCMI TDI, दैट इज फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, एंड उसे फिर अमोर्टाइज कर देंगे ओवर द पीरियड 3 ईयर्स 4 ईयर्स, जितने भी टाइम बाद अमाउंट पेबल वगैरह आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एएस नंबर 12, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। इसके अंदर कुछ पैराज आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है जी पैरा नंबर 14। ये पैरा नंबर 14 बताता है आपका फिक्स एसेट का, बिकॉज मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने को देखते हैं इसी से रिलेटेड मिलते हैं, जहां पे हमने 2 अप्रोचेस सीखी थी, एक मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 क्या बोलता है कि आप क्या करो, जो आपको ग्रांट मिल रही है उसे एसेट की कॉस्ट में से ही कम करके दिखा दो। या मेथड 2 क्या बोलता है कि आपके पास अगर डेप्रीशिएबल एसेट है तो डेफर्ड इनकम दिखा दो, तो आप क्या कर रहे हो, एक एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो, डेफर्ड इनकम को भी ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करो। पीएनएल में इफेक्ट नेट सेम रहता है बिल्कुल, पर अगर नॉन डेप्रीशिएबल है, लेट्स से लैंड मिली आपको, तो उस केस में आप अपने पास जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, अगर आप मेथड 2 वाले को फॉलो कर रहे हैं। यह है फिक्स एसेट्स की ट्रीटमेंट जब आपके पास ग्रांट मिल रही है। देन एक आता है अगला पैरा नंबर 16। पैरा नंबर 16 जो है वो आपके पास अगेन इंपॉर्टेंट रहता है।
कुछ आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप करते हैं, दैट इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या सीखा था कि वहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, और वो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जा रहा है, उसे हम डेफर्ड इनकम की तरह नहीं दिखाते हैं, और ना ही उसे बांट सकते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो ये बात स्टैंडर्ड ने बड़ी क्लियरली आपके पास कही थी, ठीक है ना। देन आपके पास रहता है पैरा नंबर 21, दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में जो ट्रीटमेंट बताई जाती है। यहां पर हम अपने पास सीखते हैं, अगर तो रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है, रिलेटेड टू रेवेन्यू है, तो वहां पर मेथड 1 जो है वो आपके पास क्या था, अगर फिक्स्ड एसेट का फॉलोअर है वैल्यू को ही बढ़ा दो और प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन कर दो। पर अगर आपके पास मेथड 2 वाला केस आ रहा है तो डेफर्ड इनकम को कम कर दो, या कैपिटल रिजर्व को, जो भी केस था डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल का। और रेवेन्यू वाले में अगेन डेफर्ड इनकम वाले को पहले ही यूटिलाइज कर लो अपने पास जितना बचा हुआ है अनअमोर्टाइज, और बाकी एक्सेस को ट्रांसफर कर दो पीएनएल में। इससे रिलेटेड हम अपने पास क्वेश्चंस भी एग्जांपल अपने पास काफी करते हैं क्लास में, दैट इज पैरा नंबर 21 जी। देन कमिंग योर एएस नंबर 13। एएस नंबर 13 के अंदर हमारे पास अगेन यहाँ पे 4 रहते हैं पैरा याद रखने वाले। वन इज पैरा नंबर 31। पैरा नंबर 31 क्या है, दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, और वो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट को इसमें दिखाना है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर स्टूडेंट। एंड देन इज योर पैरा नंबर 32, वो है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म का प्रिंसिपल क्या है, किस पे दिखाना है जी, कॉस्ट पे ही दिखाना है। पर अगर जो आपके पास डिक्लाइन है वो परमानेंट नेचर का है, द वर्डिंग यूजेस अदर देन टेम्परेरी, तो आप अपने पास जो है प्रोविजन फॉर डिमिनिशन बना देंगे। एंड देन आर जी 2 पैराज आपके पास जो रहते हैं, वन इज ऑफ पैरा 23 और 24 विच आर अबाउट दी रिक्लासिफिकेशन, जिसको लेके हम काफी क्वेश्चंस करते हैं जब हम ये स्टैंडर्ड को करते हैं। तो रिक्लासिफिकेशन है लॉन्ग टर्म टू करंट या करंट टू लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म टू करंट है तो लोअर पे दिखाना है कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, और अगर करंट टू लॉन्ग टर्म है तो करंट का ही प्रिंसिपल लग रहा है, दैट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स में है पैरा नंबर याद रखने, दैट इज 31, 32 वैल्यूएशन वाले जो आपके पास रिलेटेड है करंट और लॉन्ग टर्म के, एंड 23, 24 दैट इज अबाउट दी रिक्लासिफिकेशन। द लास्ट वन विच इज कमिंग इज योर एएस नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर वन इज पैरा नंबर 6 हम अपने पास याद रखते हैं, दैट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल। बिकॉज जो काफी क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आप इस चीज को मेंशन भी करते हैं, दैट इज बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, उसे हमने कैपिटलाइज करना है, और जो बाकी है उसे हम पीएनएल में लेके जाते हैं जो अदर बोरिंग कॉस्ट है, ठीक है जी। और जो एक पैरा नंबर 10 है वो आपके पास यहाँ पे रहता है, अगर स्पेसिफिक बोरिंग है तो उस केस में हम अपने पास कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितना है स्पेसिफिक बोरिंग में, जितनी आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट आ रही है, माइनस अगर कोई आपने टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट करी, आइडल फंड्स रखे उसके ऊपर जो इनकम अर्न करी है। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन हम करते हैं, पर मेनली आपके पास केस स्टडी बेस है। ये पैरा नंबर्स हमारे पास मेनली आपके पास हमेशा बेटा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप अपने पास जो क्वेश्चंस करते हैं वो वाले करते हैं जो आपके केस स्टडी बेस होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर जनरली पैरा नंबर्स का रेलिवेंस कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वहां पे इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो भी बनाई हुई है, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन। वहां पे भी यही बात की थी कि पैरा नंबर अगर आप याद रखते हैं तो ऑब्वियसली एक वो एक्स्ट्राइज रहता है पेपर के अंदर, हमेशा आपके पास वो मदद रहती है। सो ये एक ही जगह पे आपके पास मैंने सारे बना के दिए हुए हैं, आप अपने पास इसे नोट डाउन कर लेंगे, या आप अपने पास जो है फाइल जो आपके पास है वो अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे, ताकि आप जब इसे बार बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास याद हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।